अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा जेमलेट सेंटेंसेस के रूल्स पर। क्या रहेगा? जेमलेट सेंटेंसेस के रूल्स पर। इनको जेमलेट सेंटेंसेस भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसे आते हैं पैरा जेमलेट सेंटेंसेस, है ना। यानी सेंटेंसेस दिए होते हैं इधर इधर करके, या वर्ड्स दिए होते हैं इधर इधर करके, उनको आपको अरेंज करना पड़ता है एक मैनर में, है ना, एक तरीके में, ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए और वो प्रॉपर भी बन जाए। ठीक है जी। कहीं वर्ड्स दिया जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कहीं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दिया होता है। यूजुअली ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। अब डिपेंड करता है जिस लेवल का एग्जाम हो उतना ज़्यादा बड़ा सेंटेंस होगा। अगर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम है तब तो लाइनें दी होंगी यही 4-5 लाइनें दी होंगी, लेकिन छोटी छोटी लाइनें दी होंगी, है ना। लेकिन अगर किसी हायर लेवल में हो, पीओ में, तब एक एक लाइन दो दो चार चार लाइन में होती है। वही दो दो चार लाइनें वाले 5-6 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनको अरेंज करना पड़ता है, या 4 या 5 होते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। हम आज प्योर इसके रूल्स देखेंगे। आप यहाँ से सीखोगे, फिर आप चाहे जहाँ जिस लेवल के लिए भी जाते हो ना, रूल्स सब के लिए यही रहेंगे। चाहे आप स्टार्ट करते हो किसी क्लास 4th लेवल से, या आप जाते हो यूपीएससी लेवल तक, रूल्स बिल्कुल यही के यही रहेंगे। ठीक है जी। देखो गाइज, आपको ना जेमलेट सेंटेंस में क्या दिया होता है? जेमलेट सेंटेंस में दिए होते हैं या 2-4 वर्ड्स दिए होते हैं या 2-4 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है। उस अरेंजमेंट आपको में क्या करना पड़ता है? उस अरेंजमेंट में आपको क्या करना पड़ता है? पहले मैं आपको जेमलेट सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। 2 से लेकर 4 या 5, या तो आपके दिए होंगे वर्ड्स। डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। 4th क्लास है आपका, उसके ऊपर है जेकेएसएसबी का, उसके ऊपर है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके ऊपर है यूपीएससी का, है ना। वर्ड्स दिए होंगे या होंगे आपके पास सेंटेंसेस। ठीक है जी। या सेंटेंसेस होंगी 2-4, 2 से लेकर 5 तक आप बात करो ऐसे। ठीक है जी। या वो होंगे वर्ड्स या होंगे सेंटेंसेस। इनको आपको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। और वो जो अरेंजमेंट मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 2 से लेकर 5 दिए होंगे क्या? वर्ड्स और SENTENCES, सेंटेंसेस। इनको आपको क्या करना है? इनको आपको करना है अरेंज। अरेंज से क्या होना चाहिए? एक तो ये मीनिंगफुल बनना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, ये प्रॉपर अरेंज रहना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए इसका, है ना। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए सेंटेंसेस या वर्ड्स का। जब प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तभी तो प्रॉपर मीनिंग भी देगा ना वो, है कि नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कुल मिला के प्री जमलेट, सॉरी, ये पैरा जमलेट, ये जमलेट सेंटेंस में क्या होता है हमारे पास? 2 से लेकर 5 तक या वर्ड्स दिए होंगे या सेंटेंस दिए होंगे। वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दिए होंगे, इनको आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल और प्रॉपर तरीके में। ठीक है जी। ये हम थोड़ा सा इसका आगे पढ़ेंगे, और उसमें आगे क्या देखना पड़ता है थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर देता हूँ। हमने देखना है पहले कौन आएगा, है ना। फर्स्ट में कौन सा आएगा वर्ड या सेंटेंस आएगा। अच्छा, लास्ट में कौन सा आएगा। ठीक है जी, ये देखना है। हमने देखना है मिडल में क्या आ सकता है, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ लास्ट में आएगी, कौन सी चीज़ मिडल में आएगी, ये देखना है इसमें, है ना। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उन चीज़ों, सब चीज़ों को देखने के बाद हमारे पास ये जो बनता है ना, ये एक मीनिंग बनता है सेंटेंस, है कि नहीं। ठीक है। आजकल ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है जी गाइज, थोड़ा सा मैं भी कैमरा को एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम ये पैरा जमलेट बोलो या जेमलेट सेंटेंसेस को कर सकते हैं अरेंज। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए ग्रेट इंग्लिश रीडिंग स्किल्स। क्या होनी चाहिए? हाँ, रीडिंग स्किल्स हमारे पास बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। रीडिंग क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, मैंने दिन में 10 पेज पढ़े, इसको रीडिंग स्किल्स बोलेंगे? नहीं जी। इसको रीडिंग स्किल्स तब बोलेंगे जब मैंने 10 लाइनें ही पढ़ी, लेकिन 10 में से कम मुझे 8 लाइनें दिमाग में बैठ गई। किस तरीके से? एक अपनी मदर टंग में या जिस लैंग्वेज में मैं समझना चाहता हूँ उसमें मेरे दिमाग में वो बैठ गई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ इंग्लिश पर एक बड़ा सा पेज पढ़ लिया। अब उस पेज को मैं पढ़ते जा रहा हूँ, फिर मैंने ये पेज बुक बंद की,
फिर मैं बैठा हूँ और सोच रहा हूँ मैंने क्या पढ़ा। अगर मैंने कुछ याद नहीं रहा ना, तब उसको रीडिंग स्किल नहीं बोलेंगे, है ना। देखो रीडिंग लोगों ने दो तरीके से समझा है। एक, मैं इंग्लिश की कोई भी बुक उठा लूँ, जिससे भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे मैं उसको पढ़ूंगा, है ना, उसको एक रीडिंग बोलते हैं। दूसरा रीडिंग बोलते हैं रीडिंग सीक्वल, कि मैं उसमें से कम ही 10 लाइनें ही पढ़ूंगा, लेकिन 10 में से मुझे 8 का मतलब समझ में आ गया है कि ये इसमें क्या लिखा है, कहना क्या चाहता है, जो लिखा गया है किसके बारे में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, उसके ज़रिए हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये ऑथर जिसने ये लिखा है कि नहीं। उसको बोलते हैं रीडिंग स्किल्स। क्या रीडिंग स्किल्स उसको बोलते हैं, ठीक है जी। देखो रीडिंग स्किल्स के लिए मैं आपको टिप्स दे दूंगा। क्या टिप्स है? देखो रीडिंग स्किल्स के लिए सबसे पहले ना आप क्या करो, आप एक कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो। क्या ले लो? इंग्लिश न्यूज़पेपर। पहले हम न्यूज़पेपर की ही बात करेंगे। आप इसको बुक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बुक से भी ये कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा न्यूज़पेपर से ही। लीडिंग न्यूज़पेपर कौन सा है मेरे ख्याल से इंग्लिश में? ग्रेटर कश्मीर है, ठीक है जी। ये मैंने ग्रेटर कश्मीर लिया। रोज रोज आप इसकी 2-3 महीने तक क्या हर कंटिन्यू इसमें क्या करो, इसकी 10 लाइनें, कोई सी भी 10 लाइनें ले लो, कहीं से भी 10 लाइनें ले लो। लेकिन कोशिश करो, अगर छोटा सा कोई आपके पास कोई स्टोरी दी है ना, स्टोरी क्या न्यूज़ दी है, उसी को पढ़ो जिसमें कम लाइनें होंगी, कम से कम 10 लाइनें। इन 10 लाइनों में आप क्या करो, इसका आप ट्रांसलेट करो। क्या करो? ट्रांसलेट। किस में करो? जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो। आप उर्दू में करना चाहते हो, जस्ट लाइक कश्मीरी लोग तो कश्मीर में ज़्यादातर उर्दू चलती है, आप उर्दू में करो। अगर आप जम्मू में बिलोंग करते हो, वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी मीडियम में लड़कों ने पढ़ा होता है, वो हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अदर भी है, मैं अदर्स लिखूँगा। अदर्स, जो आपको लैंग्वेज ईजी लगती हो, डोगरी हो, कश्मीरी हो, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो लिखो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश में आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने मदर टंग उर्दू, हिंदी, अदर्स में लिखी ना, वो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाता है। देखो, अगर मैं ये जो लेक्चर है ना, अगर मैं ये पूरा का पूरा इंग्लिश में दे दूँ ना, आप में से 80% लड़के ऐसे होंगे जिनको ना ज़्यादा से ज़्यादा 1% समझ आएगा। क्या समझ आएगा वो 1%? सिर्फ ये कि ये बोर्ड पर क्या लिख रहा है या लिखा है, ये बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया, ये बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। लेकिन अगर जबकि मैं ये उर्दू में पढ़ा रहा हूँ ना इस वक्त, या हिंदी उर्दू एक जैसी है बोलने में, अब सबको ये 99% समझ में आ रहा है कि ये बंदा बताना क्या चाहता है, क्या समझाना चाहता है। आपको समझ में आ गया है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं जेमलेट सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है जी। अब आपने ये किया रोज़ 10 लाइनों को ट्रांसलेट, है ना। फिर आप उसमें से क्या करोगे, साथ में ही, साथ में और एक चीज़ करोगे आप, जितने भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए होंगे, उनको अलग निकाल कर उनकी मीनिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? मीनिंग लिखोगे। उन सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे। अब आपको दो एडवांटेजेस यहाँ पर हो गए। एक एक एडवांटेज आपको ये हो गया, एक आपको ये हो गया। अब बताओ ये और ये दो एडवांटेज कैसे हो गया? आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाले, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अगर रोज़ रोज़ आप 5 वर्ड्स का ही मतलब समझ रहे हो, यानी आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो बढ़ रही है ना इंग्लिश की, बिल्कुल बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है सर। आपने जो आपने वर्ड पहली बार देखा या जिसका आपको मीनिंग पता नहीं था, आपने उसकी मीनिंग नोट डाउन की, आपको मीनिंग समझ में आ गई। देखो, अगर आप कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड 10 बार पढ़ोगे ना, मेरे ख्याल से उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा, बहुत कम लोगों को आएगा। अगर आप वो मीनिंग ना उठा कर लिखोगे ना कहीं पर, फिर नीचे से उर्दू या अपनी भाषा में लिख कर रखोगे ना, एक बार लिखो, दूसरी बार लिखो, मैं कहता हूँ तीसरी बार ज़िंदगी भर आप कभी उसका मीनिंग भूलोगे नहीं, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। जब आपको ये 5 वर्ड ही दिन में आपने समझ लिए, आपकी स्किल्स बढ़ गई इंग्लिश की, ठीक है जी। और इधर आपने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन से आपको पता चला कि ये जो ऑथर इधर लिख रहा है कुछ, या जो न्यूज़ लिखी गई है, ये किसके बारे में, इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रही थी क्या है, जब आपने इसको ट्रांसलेट किया तो आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि जनाब ये न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, यानी आपने समझा कि यहाँ लिखा क्या हुआ है। इससे भी आपको क्या है, रीडिंग स्किल्स आपकी बढ़ गई, ठीक है जी। ये आपने क्या किया, 10 लाइनें रोज़ रोज़ आपने क्या किया, पहले 1 महीने तक 10 लाइनें आपने उर्दू में ट्रांसलेट की या हिंदी में ट्रांसलेट की। 10वें दिन के बाद आप दूसरा सिस्टम शुरू करो,
10वें दिन से आप कोई भी उर्दू, या अगर आप जम्मू से हैं आपको हिंदी आती है, हिंदी न्यूज़पेपर ले लो, लिया, और 10वें दिन के बाद उसकी 10 लाइनें ले लो, 10 लाइनें ले लो, या छोटी सी कोई न्यूज़ ले लो। अगर आप 10, ये कंपल्सरी नहीं है 10 लाइनें, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है आप 5 ही ले लो, अगर आपको कम लगता है आप 20 ले लो, 30 ले लो, जिससे आपकी कैपेसिटी है, ठीक है जी। और उन 10 लाइनों को आप क्या करो, ट्रांसलेट करो। किस में ट्रांसलेट करो? इंग्लिश में। समझ में आ गया? यानी आपने इधर से उर्दू में किया या हिंदी में किया, फिर इस हिंदी को आप इंग्लिश में कर रहे हो। इन सब चीज़ों से आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ गई। क्या बढ़ गई? स्किल्स। यानी इनसे आपको समझ में आ गया कि अगर एक पैराग्राफ है उसमें पहले क्या होना चाहिए। जब आपने एक 10 लाइनों वाला पैराग्राफ देखा, आपने देखा पैराग्राफ की शुरुआत किससे होती है, उसके मिडल में क्या होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, कौन सा वर्ड शुरू में आ सकता है, क्या नाउन से शुरुआत हो सकती है, क्या वर्ब से शुरुआत हो सकती है एक सेंटेंस की, क्या एडजेक्टिव से हो सकती है, ये आपको इधर से पता चल जाएगा। इधर जब आपने ट्रांसलेट किया, इससे भी आपको यही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी चीज़ से एक वर्ड की एक पैराग्राफ की शुरुआत होती है ना। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपको जेमलेट सेंटेंस का आइडिया मिल जाएगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेथड आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखो गाइस, सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि क्या रूल्स होने चाहिए हमारे पास पैराजमरल सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहला हमारे रूल होना चाहिए, हमारे पास रीडिंग स्किल्स इंग्लिश की बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस दिया है फॉर एग्जांपल, उसमें हमें देखना है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, यानी पहला सेंटेंस कौन सा आ सकता है जिससे शुरुआत हो सकती है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, दूसरा हमारे पास, जब हमने ये देख लिया कि इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल शुरुआत इससे होगी सी से, है ना, फिर हम करेंगे मेक पियर्स। क्या करेंगे? मेक पियर्स, ठीक है जी। पियर्स क्या, हम देखेंगे डी का सी के साथ कुछ रिलेशनशिप है क्या, ए का इसके साथ है क्या, इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है। यानी कुल मिलाकर हम ये देखेंगे अगर डी पहला आ रहा है उसके बाद लगभग ये आना चाहिए क्योंकि इसका और इसका कुछ रिलेशनशिप है, या उसके बाद फिर ये आना चाहिए इसका और इसका कुछ रिलेशनशिप है। यही इसको बोलते हैं मेक पियर्स, है ना, जो आपस में मिलते होंगे। मान लो डी बात कर रहा है एनिमल्स की, बी भी एनिमल्स की बात कर रहा है, यानी इसके बाद ये आएगा, और ये दो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ए के बाद सी आएगा या सी के बाद ए आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो एक चीज़ों की बात कर रहा है, वो ये दो एनिमल्स की बात कर रहे हैं और ये दो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं पियर्स करना। किस हिसाब से? जो पियर्स आपस में मैच करते होंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, फाइंड आउट लास्ट सेंटेंस, यानी लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, ये उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, यहाँ से रूल शुरू हो जाते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम देखो, अगर कहीं पे पास आपके पास एब्रीविएशन दी हुई है, क्या दी है, ABBRIVATI, एब्रीविएशन है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा होता है ना UNO, ठीक है जी, ये UNO लिखा है ना, ये क्या है, एब्रीविएशन किसकी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एब्रीविएशन है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो एब्रीविएशन फॉर्म है ना, ये कभी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं बन सकता है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में फुल फॉर्म होना चाहिए, यानी इसका पहले ये आएगा जहां लिखा होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पहले ये आएगा, फिर मान लो इसमें लिखा हुआ फुल फॉर्म यूनाइटेड, इसमें लिखा हुआ UNO, या इसमें लिखा है UNO। अब देखो दो तरीके इसमें हो रहे हैं, यानी इसका और इसका रिलेशनशिप भी बन रहा है ना। यानी सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा या बी आएगा, कहो सबसे पहले आएगा डी आपका, क्यों, इधर फुल फॉर्म लिखी है ना, उसके बाद इधर एब्रिविएशन लिखी है, उसके बाद आएगा बी। समझ में आ गया? बिल्कुल। यानी कुल मिला के सबसे पहले हमने देखने की क्या जरूरत है, सबसे पहले फुल फॉर्म आएगी, फुल फॉर्म, उसके बाद आएगा
दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, एब्रीविएशन। क्या आएगा, एब्रीविएशन। यानी एब्रीविएशन पहले नहीं आ सकता है कि नहीं, पहला एब्रीविएशन नहीं आ सकता है। यानी अगर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो फुल फॉर्म आएगा, एब्रीविएशन नहीं आएगा। इसी तरह अगर एब्रीविएशन या फुल फॉर्म बीच में भी आ रही है, इधर तीसरे नंबर पर भी आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा हमारे पास, एब्रीविएशन, है कि नहीं। यानी पहले फुल फॉर्म वाला वो सेंटेंस आएगा या वर्ड आएगा, उसके बाद एब्रीविएशन आएगा। यानी एब्रीविएशन कैन नेवर बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी फुल फॉर्म। सबसे पहले फुल फॉर्म आना चाहिए, उसके बाद एब्रीविएशन आना चाहिए। यानी अगर कहीं दिखाया है किसी सेंटेंस में यूएनओ हैज़ गिवन द रिलीफ ऑफ डैश डैश टू इंडिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कुछ और लिखा है गिवन दैट मच अमाउंट टू इंडिया। यानी सबसे पहले आएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना हैज़ गिवन दैट मच अमाउंट टू इंडिया, उसके बाद आएगा फिर दूसरा सेंटेंस कौन सा, यूएनओ, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन फुल फॉर्म ज़रूरी होनी चाहिए। फुल फॉर्म फर्स्ट सेंटेंस आ सकता है, एब्रीविएशन फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट सेंटेंस नहीं आ सकता है। ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब बढ़ो आगे, दूसरा हम देख लेते हैं। ये शुड बी डिपेंडेंट, दूसरा होना चाहिए जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है ना, ये होना चाहिए शुड बी, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट। यानी ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि इससे पहले की इंफॉर्मेशन अगर दी गई हो ना, वो नहीं चलेगी, पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, है ना। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखा होगा ना किसी चीज़ के बारे में, फिर उसकी ब्रांचेस के बारे में लिखी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा सबसे पहले लिखा होगा कश्मीर, KSHMIR, कश्मीर। एक सेंटेंस में ऐसे लिखा है कश्मीर, दूसरे में लिखा हुआ फॉर एग्जांपल 20 डिस्ट्रिक्ट्स। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 डिस्ट्रिक्ट्स मत समझ लिया, 20 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद में लिखूँगा तहसील्स, उसके बाद में लिखूँगा विलेजेस। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक क्या दिया, ये 4 हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं। अब हम इनको अरेंज कर रहा है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कैसे निकलेगा हम, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तो यहाँ से निकलेगा, क्यों, कश्मीर इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तहसील्स आती है, तहसील्स के अंदर विलेजेस आती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह जो मैंने पहले आपको कहा था एब्रीविएशन वाला, अगर कहीं पर पहले ऐसे दिखाया JNK, दूसरे सेंटेंस में लिखा है जम्मू एंड कश्मीर, है ना, इस सूरत में क्या होगा, तीसरा कुछ और देखा है, चौथा कुछ और, यानी पहले ये आएगा, उसके बाद ये JNK एब्रीविएशन वाला आएगा। एब्रीविएशन वाला पहला सेंटेंस नहीं बन सकता है, पहला सेंटेंस बनेगा तो कौन सा, फुल फॉर्म वाला सिस्टम बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो आगे। इसी तरह ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसके नीचे जो आएंगे वो इस पर डिपेंडेंट होने चाहिए, न कि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी विलेज डिपेंडेंट है तहसील पर, है कि नहीं, इसीलिए सबसे पहले ऊपर से बड़े से शुरू हो जाएगा जो डिपेंडेंट ना हो। ठीक है जी, आ गए हमारे पास 2 रूल्स। अच्छा, ये जो हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। ये जैसे सोशल इशू हो सकता है, कॉज हो सकता है किसी चीज़ का, रीज़न हो सकता है किसी चीज़ का, सजेशन हो सकता है किसी चीज़ का, है ना, रिजल्ट हो सकता है किसी चीज़ का। यानी ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर सोशल इश्यूज होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, बड़े आगे। अब यहाँ तक तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा डिपेंडेंट वर्ड, डिपेंडेंट वर्ड कोई हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं बन सकता है। डिपेंडेंट वर्ड, DEPENDENT, डिपेंडेंट वर्ड्स ये भी नहीं हो सकते हमारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। मैंने क्रॉस ब्रैकेट में मार दिया। डिपेंडेंट वर्ड कैसे होता है, जैसे ऑन द अदर हैंड, कहीं पर ये लिखो ना ऑन द अदर हैंड, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, यानी इससे पहले कुछ और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, यानी जो इससे पहले ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है वो इससे पहले आएगी। ये इसका मतलब नहीं बनेगा हमारे पास, क्या बने नहीं बनेगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, क्योंकि ये डिपेंडेंट वर्ड है। अच्छा, स्टिल
स्टिल, STILL स्टिल, ये भी नहीं बनेगा, ये भी डिपेंडेंट वर्ड है। अच्छा, हाउ एवर, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये भी डिपेंडेंट वर्ड है। अच्छा, ऐसे आता है इन फैक्ट, ये भी नहीं बनेगा हमारे पास, क्योंकि ये भी हमारे पास डिपेंडेंट वर्ड है। कहीं कहीं ऐसे भी होता है BECAUSE, बिकॉज, ये भी डिपेंडेंट वर्ड है, क्योंकि ये किसी का कॉज बता रहा है। ये भी हमारे पास इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं बन सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बिल्कुल ईजी था। अब देखो और एक बात, अब और हम किसका पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन नहीं बन सकता है, और जो नहीं बन सकता है उसी के साथ साथ मैं बता भी रहा हूं कौन बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोनाउन जो है ना, क्या है? प्रो, हैंड राइटिंग पर मत जाना प्लीज, मैं हमेशा बोलता जा रहा हूँ, प्रोनाउन भी नहीं हो सकता हमारे पास इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। प्रोनाउन कैन नेवर बी एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, याद रखने की जरूरत है। देखो, आपको तो पढ़ाते हर जगह है, हर चैनल पर क्या है, जेमलेट सेंटेंसेस, लेकिन वो कहते हैं अंदाजे से बोलते हैं आपको, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। लेकिन मैं आपको जो आपने, मैं जो रूल्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये आपके दिमाग में एक बार बैठ गए ना, जिसको ये समझ में आ गया उसको पैरा जेमलेट या जेमलेट सेंटेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, या सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोनाउन कभी नहीं हो सकता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। हाँ, ये बात करो इधर पर, नाउन जरूर हो सकता है, नाउन जरूर हो सकता है, ये भी नहीं है कि नाउन ही होगा, लेकिन नाउन हो सकता है लेकिन प्रोनाउन नहीं हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कुल मिला के रूल ये है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का, पहले नाउन आएगा पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, दूसरी सेंटेंस में अगर होगा, दूसरी सेंटेंस में आ जाएगा हमारे पास प्रो नाउन, है ना? ये समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ गया? अब यहां पर ये एग्जांपल ऐसे लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, शीरोज इज ए गुड पर्सन, ये लाइनें दी हुई है। अच्छा, ही लिव्स इन, अब मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रह रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं आप लोग घर पहुँचोगे शायद। ही लिव्स इन कश्मीर, ढूंढो कश्मीर में किस जगह पर है, वैसे हम सब कश्मीरी है। ठीक है जी, समझ में आ गया, है ना? फिर कुछ और लिखा है, तीसरा लाइन, चौथा लाइन कुछ और लिखा है, मानो पांचवा लाइन भी लिखा है, ये लिखा है A B C D E। अब आपको ये अरेंज करना है, ये क्या दिया है, जेमलेट सेंटेंस। मानो मैंने ये पहले लिखा ना, ये यहाँ पर होता, चलो कोई बात नहीं है। अब इधर हमने क्या देखना है, कुल मिलाकर सबसे पहले सेंटेंस ये आएगा, ये नहीं आएगा। क्या ये आएगा, ही लिव्स इन कश्मीर, शीरोज इज अ गुड पर्सन? क्या ऐसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? सबसे पहले नाउन आना चाहिए, नाउन इसमें आ रहा है, उसके बाद प्रोनाउन वाला आना चाहिए, प्रोनाउन किस में आ रहा है, ही प्रोनाउन है ना, उसके बाद कुछ और होंगे वो आएंगे। कैसे आएंगे? पहले ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। कुल मिलाकर मुझे कहने का मतलब ये है कि नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता, यानी प्रोनाउन कैन नेवर बी एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी वर्ड। समझ में आ गया? बढ़ो आगे। देखो, प्रोनाउन नहीं हो सकता है, जैसे प्रोनाउन में हमारे पास कौन आता है, ही, शी, अच्छा, दोज, दे, इट, है ना? बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाए भी है। और एक चीज, अब प्रोनाउंस भी हमने देख लिए, क्या वर्ब के बारे में आप बताओ जनाब। वर्ब कभी नहीं हो सकता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, नहीं हो सकता है। कभी 100 में से एक किस में हो सकता है, लेकिन आप मानो नहीं होगा। वर्ब कैन नेवर बी एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, वर्ब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब मैंने प्रीवियस में आपको कहा कि पहले अगर आपके पास नाउन भी दिया है, प्रोनाउन भी दिया है, सबसे पहले आप क्या यूज़ करोगे, नाउन, उसके बाद दूसरा वाला जो होगा वो प्रोनाउन होगा, है कि नहीं? यानी नाउन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन, नॉट, बट प्रोनाउन कैन नॉट बी फॉलोड बाय, नाउन कैन नॉट बी फॉलोड बाय प्रोनाउन। ठीक है जी। अब ये देखो, कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं आर्टिकल, ए एन, है ना, ए एन, द, ये है ना, ये आ सकते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, यानी आर्टिकल्स कुल मिलाकर हमारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आ सकते हैं। कभी कभी ये भी आ सकता है ऐसे,
9 डेज, ये भी आ सकता है हमारे पास। अच्छा, बिगनिंग है ना, BGINING, बिगनिंग, ये भी हमारे पास इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आ सकता है। ये हो गया हमारे पास पूरा, हमारे पास एक पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी वर्ड, ये हमारे पास पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट वाले पर, वो कौन सा था, सेकंड वाला, मेक पियर्स। अब देखो आप गाइस, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है, मैंने आपको नेक्स्ट बोला था, नेक्स्ट हमारे पास आता है, सबसे पहले मैंने कहा था ट्राई टू फाइंड आउट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। दूसरा हमारे पास आता है मेक, क्या, मेक पियर्स। याद रहे, ये चीजें आपको याद रहेगी ना, आपकी इंट्रोडक्टरी, आपका ये क्या बोलते हैं जेमलड वाला सिस्टम है ना, ये सब सिस्टम खत्म। ठीक है जी। इसमें क्या देखोगे आप, देखो पियर्स ऐसे बनते हैं, ये आपके पास कोई ऐसे मतलब कोई पैराजम दिया है, ये ए ऐसे ऐसे, ये बी ऐसे ऐसे, सी ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मैंने आपको कहा है ना एग्जाम्पल, प्रैक्टिस वाला हम अलग एक्सरसाइज ले आएंगे, अगर मैं यहाँ डिस्कस कर बैठूंगा तो ये वीडियो लंबी खींचेगी, आप ना फिर जेमलट के जो रूल्स है ना वो भूल जाओगे आप फिर, इसलिए यहाँ मैं रूल्स ही पढ़ाऊंगा, जब एक्सरसाइज करनी होगी वहाँ एक्सरसाइज करेंगे। अब ये पियर्स कैसे बनेंगे, मान लो यहाँ लिखा है 1920 to 1940, यहाँ लिखा है 1935 to 1951, यहाँ लिखा है 2002 to 2004 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ और लिखा है। अब पियर्स कैसे बनेंगे, पियर्स ऐसे बनेंगे, यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं, ये आपको तब एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ लिखी है कोई बात जिसके बारे में आपको लिखा है 1885 to 1900। अब पियर्स कैसे बनेगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी आ गया, अब पियर्स भी यहाँ से आपको समझ में आएंगे, यानी दोनों चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी। आप देखोगे कि अगर किसी ऐसे, ये ऐसे ही नहीं लिखा होगा सिर्फ डेट्स, यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसके रिगार्डिंग लिखी होगी, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, या किसी एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस किया करो, उसमें इस सन में ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया में किस ज़माने में, इंडिया में ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, मैं इकोनॉमिक यहाँ लिखना भूल गया, इकोनॉमिक लिख लेता हूँ मैं, ठीक है जी। अब ये कह रहा है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा होगा, बताओ जरा। देखो सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा जो सबसे पहले वाला डेट होगा। देखो यहाँ 2000, यहाँ 1920, यहाँ 1935, यहाँ 1885, इसका मतलब ये जो है ना, ये बी वाला ये बनेगा हमारा फर्स्ट पार्ट, क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ हमारे पास 1800 से, यानी ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मिल गया हमें। क्या है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, बी पार्ट हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कहाँ से करेंगे, सबसे पहले वहीं से करेंगे ना जहाँ से दिया हुआ है 1885 से 1900 तक, यानी 1885 से बात कर रहे हैं ना, सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यहीं पर हमें मिल गया। कैसे मिल गया, क्योंकि हमारा 1885 से यहाँ पर शुरुआत हो रही है, सबसे पहली जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है यहाँ से होनी चाहिए फिर, ठीक है जी। क्या आप ऐसा करोगे, पहले 2002 की बात करोगे, फिर 1920 की, फिर 1850 की, फिर 1935 की, नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। इस हिसाब से आपका फिर रीडिंग स्किल्स अच्छा नहीं है। जब आपने वो जो मैंने को आप पहले ही बताया रीडिंग स्किल्स कैसे आप इंक्रीज करोगे, आप उसी से आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। यानी इस हिसाब से हमें एक अरेंजमेंट के तरीके से चलना चाहिए, है ना। हमने जेमलेट सेंटेंस को अरेंज करना है, अरेंज तभी करेंगे जब हम एक प्रॉपर वे में चलेंगे। प्रॉपर वे वो कौन सा है, सबसे पहले हम पहला डेट लिखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, मिल गया हमें यहाँ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अब हमने देखना क्या है, मेक पियर्स। पियर्स कैसे बनेंगे, पियर्स देंगे इसके साथ रिलेटेड कौन सा है। देखो 1935 इससे दूर है, 2002 इससे दूर है, 1900 यहाँ पर खत्म हुआ है ना, 1900 के नज़दीक कौन है, 1920 है, 35 है और 2000 है, यानी ये 20 वाला इसके साथ नज़दीक है, यानी 1900 इधर लास्ट पर है, इसके नज़दीक कौन सा है, सी पार्ट है सर, वो कौन सा है 1920, यानी ये बन गया हमारे पास पियर।
इसका मतलब सी पार्ट जो हमारे पास है ये आएगा हमारे पास सेकंड। क्या आएगा? इसको बोलते हैं पियर्स। अब ये यहाँ पर 1920 है, 20 के बाद नज़दीक कौन सा है? 1935, 35 वाला, यानी ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसका पियर बन गया, ये बन गया पियरिंग, ये बन गया 1951। इसके बाद सीधे आ जाओ, ये 2000 पर आता है, यानी हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट ये बन गया। और ये इसकी पियरिंग बन गई किससे? 1951 से 2002, ये बन गई पियरिंग। इसको बोलते हैं पियरिंग। ठीक है जी, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम पियरिंग। यानी सबसे पहले पहला डेट आएगा, उसके बाद कौन सा डेट आएगा? जो उसके बाद आ जाएगा। यानी इधर न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें चलना है, यानी पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। या अगर ऐसे दिया है 5 6 7 8, पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब और एक बात बता रहा हूँ आपको, इसी तरीके से रहो, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा मैं। देखो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ ए पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ दिया है कुछ ह्यूमंस के बारे में। ठीक है जी, यहाँ दिया है काउज के बारे में, यहाँ दिया है ह्यूमंस के बारे में, यहाँ दिया हुआ है ह्यूमंस, यहाँ भी दिया है काउज के बारे में। ठीक है जी, ये कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। मान लो, क्या मान लो? मान लो कि हमें पता चल गया यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। कैसे पता चल गया? ह्यूमंस के बारे में लिखा है 1900, है ना? यहाँ लिखा है काउज के बारे में 1920, है ना? यहाँ डेट नहीं लिखे हैं, ये ड्यू डेट दिए हुए हैं। या ये तो भूल जाओ आप, ये भी भूल जाओ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इधर से ही बताता हूँ आपको। मान लो आपने देखा कि ये जो है ना, ये आपका पहला आ रहा है। क्या आ रहा है? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। ये आपने फाइंड आउट किया किसी भी तरीके से, आपने जो रूल मैंने पढ़ा है उस हिसाब से आपको पता चल गया कि ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया समझ में? अब इसका मतलब पियर्स जब हम बनाएंगे ना, पियर्स के हिसाब से इसका सेकंड सेंटेंस कौन आना चाहिए? क्या ह्यूमंस का काउज के साथ कुछ रिलेशन होता है? इसका इसके साथ कुछ होगा? नहीं। डेफिनेटली हमारे पास फिर इसका रिलेशन इसी के साथ होगा, यानी अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड होगा, है ना? मान लो फिर हमारे पास ये थर्ड था, ये इसके साथ रिलेशन इसका बनता है, ये फोर्थ का हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? ऐसे ही हमारे पास हमने देखना है अंदर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फिर से एग्जांपल और एक कर लेते हैं हम। मान लो इधर बात करी जा रही है, इधर मैरिजेस की बात की जा रही है, मैरिजेस, इधर लेट मैरिजेस की बात की जा रही है, इधर की जा रही है, इधर बात की जा रही है प्रॉपर्टी, इधर बात की जा रही है फॉर एग्जांपल एजुकेशन। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, यूजुअली तो एक ही टॉपिक पर बात होती है ना, सिंगल टॉपिक पर बात होती है। अब हमने क्या देखना है? अगर हमने देखना है कि अगर इधर बात, हमने देखा कि अगर इधर हमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था, मान लो कि हमें पता चला फर्स्ट सेंटेंस ये था हमारे पास, कौन सा? लेट मैरिज। इसके साथ रिलेटेड क्या है? प्रॉपर्टी रिलेटेड है? नहीं है। लेट मैरिज के साथ एजुकेशन रिलेटेड है? नहीं है। यानी लेट मैरिज के साथ दूसरा रिलेटेड वर्ड जो चल रहा है, यानी बात किसकी हो रही है? मैरिजेस की, यानी ये सेकंड होगा, है ना? उसके बाद मान लो हमारे पास ये थर्ड था और ये फोर्थ था। ठीक है, कुल मिलाकर पियर्स कैसे बनते हैं? पियर्स बनते हैं रिलेशन, रिलेशन हो किन में? वर्ड्स में या सेंटेंसेस में, इनसे हमारे पियर्स बन जाते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? यानी कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे? रिलेशन कैसे बनता है? रिलेशन सेम, जहां सेम थिंग की बात हो रही है, सेम थिंग, यानी किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी एक चीज़ के बारे में ही बात हो रही है। मतलब अगर कवर्स की बात हो रही है तो कवर्स की ही बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस में जहाँ कवर्स की बात होगी वो इसके साथ रिलेशन में खाएगा, है ना? अगर तीसरे में यहाँ ह्यूमंस की बात ही है, इधर डॉग्स की बात ही है, यानी कवर्स का कवर्स के साथ रिलेशनशिप है, उसके बाद ह्यूमंस के साथ है। लेकिन
हमने पीयर्स कैसे बनाने हैं, जो आपस में रिलेट करते हैं, जो एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक ही इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा आ जाओ, पीयर्स इस बेस पर भी हम बना सकते हैं। अगर कंजुकेशन कहाँ पर हो, CONJUCTIONS, कंजक्शंस, JUN आना चाहिए, चलो ठीक है जैसा भी है। कंजक्शंस, कंजक्शंस कैसे आता है, जैसे कॉमास आते हैं ना, कॉमास आते हैं, जो कंजक्शंस है ना वो भी आपस में पीयर्स बनाते हैं, है ना। कहीं ऐसे कॉमा होगा ना, कॉमा के बाद उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, यानी ये भी पीयर्स बनाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया, एक ही इशू के बारे में बात कर रहे हो, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। दूसरा कंजक्शंस, लाइक कंजक्शंस में ऐसे होता है ना, EITHER, एदर, फिर कॉमा होगा, उसके साथ जो दूसरा होगा वो भी इसी के साथ रिलेटेड होगा, या ऐसे होगा नेदर। ठीक है जी, कॉमा होगा, ये भी है ना, नॉर, इसके साथ दूसरा जो होगा वो इसके साथ पियरिंग करेगा ना। ऐसे बहुत सारे हमारे पास बनते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। कंजक्शंस भी क्या करते हैं हमारे पास, पियर्स बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये होना चाहिए। इसके ज़रिए भी हमारे पास पीयर्स बनते हैं। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके ज़रिए भी हमारे पीयर्स बनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ये इजी था ना। बिल्कुल हमारे पास ये पियरिंग का कंसेप्ट भी आपके पास दिमाग में बैठ गया होगा। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कैसे हमने देखना है उसका भी हमारे पास कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। अब लास्ट हमारा बचता है क्या, जो लास्ट सेंटेंस हमें फाइंड करना है। अब लास्ट सेंटेंस को हम देखेंगे, इसको रब करके देखता हूं मैं, हमने क्या देखना है अब, फाइंड लास्ट सेंटेंस। लास्ट बोलो, लास्ट सेंटेंस बोलो, या कंक्लूजन बोलो, या इसको आप बोलते हो रिजल्ट। रिजल्ट ही दो ना लास्ट पर, ठीक है। इन तीन चीज़ों आपको उसको बोल सकते हैं। यूजुअली ज़्यादातर क्या बोलेंगे हम बोलेंगे लास्ट सेंटेंस। क्या बोलेंगे, लास्ट सेंटेंस। ठीक है जी, समझ में आ गया। लास्ट सेंटेंस के लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं। ठीक है जी, लास्ट सेंटेंस को कैसे हम देखेंगे। लास्ट सेंटेंस क्या है, देखो कुछ सेंटेंसेस है जो लास्ट पर नहीं आ सकते हैं, जो हमारे पास मीनिंग यानी किसी चीज़ की मीनिंग फुल नहीं आ रही है, यानी फुल मीनिंग जब आएगी तब वो लास्ट सेंटेंस बनेगा। अगर वो फुल मीनिंग नहीं आ रहा है तब क्या होगा, तब हमारे पास वो लास्ट सेंटेंस नहीं बन रहा है। यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस दिया होगा जैसे बिकॉज, यानी ये चीज़ें लास्ट पर, ये वर्ड्स जो मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंस लास्ट पर नहीं आ सकते। जैसे ऑफ, ये किसी भी हमारे पैराजम्बल के सेंटेंस या वर्ड में लास्ट पर नहीं आ सकता है। क्या ऑफ से कोई वर्ड एंड होता है उसके बाद फुल स्टॉप होता है, नहीं होता है। कैन से होता है, नहीं होता है। ठीक है जी, विल, शल, बिकॉज, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनसे बिल्कुल लास्ट सेंटेंस नहीं बनता है। न तो इनसे लास्ट सेंटेंस, ये लास्ट सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है इनसे, लेकिन सेंटेंस के लास्ट पर नहीं आ सकते हैं। ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस के लास्ट पर नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको रब करने जा रहा हूँ। देखो, अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कंक्लूडिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो लास्ट पर आ सकते हैं, यानी लास्ट वाले सेंटेंस के शुरुआत में आ सकते हैं। सो आ सकता है, बिल्कुल। देयर फोर, ये भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस के पहले आ सकता है। ठीक है जी, लेकिन लास्ट पर नहीं आ सकता है, लास्ट सेंटेंस के फर्स्ट में आएंगे, लास्ट सेंटेंस के, लास्ट सेंटेंस के फर्स्ट में आएंगे। कौन, सो, देयर फोर, दिस, अच्छा दिस, या आप इसको तो दैट इज वाई, ये भी आएगा, है ना। या आपको ऐसे आएगा 10, ये भी आ सकता है ना।
यहाँ आपको ए भी आएगा, देयरफॉर, thus, क्लियरली, इवेंटुअली, EVENTUA, इवेंचुअली, ठीक है जी। अच्छा, फाइनली, है ना। या कोई और सेंटेंस इसके अलावा भी अगर आपको दिमाग में कोई ऐसा सेंटेंस वहाँ आपको दिख रहा है जिससे आपको लगता है कि ये लास्ट पर आ सकता है, यानी ऊपर ऐसे 1 2 3 4 डेट्स दिए हुए हैं, 1900, 1855, 1920, 1700, आपको लगता है लास्ट पर कौन आ सकता है। सबसे पहले आपको लगेगा फर्स्ट पर ही आएगा, है ना। उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद 1700 के बाद 1800 पर आ गए हमने दूसरा, उसके बाद 1900 हमारे पास तीसरा आ गया, ये हमने देखा ना। यानी जब आपने कर दिए ना, इनको किस बेस पर देख लिया, पहला किससे आ गया, फिर पहले का रिलेशन दूसरे के साथ हमने देख लिया, तो हमने पास पहले का रिलेशन हमने देखा किसके साथ है, हमने देखा इसके साथ है ना, पेयर्स के जरिए भी और इसके डेट से भी पता चला कि रिलेशन मिलाकर, ठीक है ना, समझ में आ गया। हमारे पास दूसरा ये है, तीसरा भी हमें समझ में आएगा, जो बचा वो लास्ट पर खुद आ गया ना। एक तो ये भी तरीका है कि जो बचता है लास्ट पर वो लास्ट आता है, एक ये भी जो लास्ट पर किसी चीज़ के रिजल्ट या लास्ट पर कोई सजेशन बता रहा है, लास्ट उस तरीके को एंड कर रहा है, उस चीज़ की एंड की बात कर रहा है, जैसे ये लास्ट वाला डेट है, ये लास्ट पर आ सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा। अब मैं और एक चीज़ आपको फाइनली बताऊंगा, देखो ये भी मैं रब करने जा रहा हूँ। हमने पहले क्या देखा, पहले हमने देखना है इंट्रोडक्शन, INTRODUCTORYSENTENCE, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा मेक पेयर्स। ये 3 मेथड्स हमने पढ़े ना, मेक पेयर्स, ये 1, ये 2, उसके बाद हमने क्या देखा, फाइंड लास्ट या कंक्लूडिंग सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस या वर्ड आप बोलो, अगर वर्ड होगा, ठीक है, मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और कहने जा रहा हूँ। जब आपने फर्स्ट सेंटेंस देख लिया है ना, ये आपने देख लिया कि ये फर्स्ट सेंटेंस है कोई, फिर उस सेंटेंस का ये एक देखा है, A, B, C, D, E, ये इतने सारे दे रखे हैं ना, ये कुछ लिखा है, 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 ठीक है ना। ये आपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखा किस, इस वाले रूल से, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से आपको लगा कि ये पहला है, डी वाला पहला है। अब क्या करोगे आप, दूसरा देखने के लिए आप क्या करोगे, दूसरे को देखने के लिए आप पेयर्स देखोगे, ये वाला रूल करोगे अप्लाई, यानी पहले ये ऊपर वाला रूल चलेगा, कौन सा, ये वाला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखने का, उसके बाद आपने मेक पेयर्स वाला, उसके बाद आप देखोगे लास्ट सेंटेंस। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आपने देख लिया, पहला सेंटेंस ये है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका पेयर देखोगे, इसके साथ बनता है या इसके साथ बनता है या इसके साथ बनता है या इसके साथ बनता है, जिसके साथ भी इसका पेयर बनता है वो होगा सेकंड। फिर आपने देखा कि सेकंड तो ये है, फॉर एग्जांपल ये वाला सेकंड है, इसका पेयर देखो जितने बचते हैं, कौन कौन बचा, अब बचा ये 1 2 3, इसका देखो इसके साथ पेयर बनता है या इसका इसके साथ पेयर बनता है या इसके साथ पेयर बनता है, जिसके साथ पेयर बनता है, मान लो यहाँ इसके साथ पेयर बनता है, इसका देखो अब इसका किसके साथ पेयर बनता है, इसका देखो यहाँ तो इसका इसके साथ बनेगा या इसके साथ बनेगा। अब अगर इसका इसके साथ पेयर बन गया, ये हो गया हमारे पास चौथा, लास्ट बचा कौन, ये, इसका मतलब ये हमारे पास पांचवा हो जाएगा, ठीक है जी। अगर ऐसे भी नहीं पता चला आपको, ये तो बिल्कुल आपको जब आपको 3 4 पता चल गया, ये लास्ट वाला खुद ब खुद समझ में आ गया, लेकिन इस लास्ट सेंटेंस को आप चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया क्या उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर वो चीज़ें उसमें आ रही हैं तब वो आपका लास्ट सेंटेंस नहीं है। ये थे हमारे पैराजम्बल्स के पूरे रूल्स। अब हम इस पर एक्सरसाइज ज़रूर ले आएंगे, ठीक है जी।